ओके, हेलो। सो आज हम अपने एएस लेवल का पेपर 2 को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास अक्टूबर नवंबर 2025 का जो हमारे पास अभी लेटेस्ट आया उसके 21 वेरिएंट के पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला सवाल उन्होंने कहा हुआ है रेफर टू द इंसर्ट ऑफ द लिस्ट सूडो कोड, यानी हमें सूडो कोड के कुछ फंक्शंस और ऑपरेटर्स की मदद से हमने अपने इस टेबल को फिल करना है। ठीक है, अब इस टेबल में ये ऑपरेटर का तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इस साइड पे राइट साइड पे जो वैल्यू भी लिखते हैं वह हम उठा के जब हमने इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी हो तो हम उसके लिए ये वाले असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। अब ये जो वेरिएबल्स के उन्होंने नाम लिखे हुए हैं ये उन्होंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वेरिएबल्स बेसिकली क्या है और इनकी डाटा टाइप किस तरह की है। ठीक है, यानी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उन्होंने बताया हुआ है कि माय चार नाम का जो वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर है, यानी कि इसमें मैं करेक्टर टाइप के वेरिएबल को करेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ। माय स्ट्रिंग में मैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकती हूँ। माय इंटीजर में इंटीजर टाइप की वैल्यू आ जाएगी और माय डीओपी बेसिकली हमारे पास डेट टाइप का एक वेरिएबल होता है जो हमारी डेट्स को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। अब हमने इस टेबल को फिल करना है और बताना है ये जो गैप्स हैं इन सारी चीज़ों को फिल करना है। हमने ऑपरेटर्स लगाने हैं, फंक्शंस लगाने हैं, एंड और का यूज करते हैं। अब हम इसे कैसे फिल करेंगे, पहला देखो, पहला उन्होंने लिखा हुआ है माई स्ट्रिंग। हम माई स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में क्या रखवा रहे हैं, एक्स। अब ये जो हमारे पास एक्स लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, ये बेसिकली इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इसका क्या मतलब है, ये करेक्टर है। ये करेक्टर क्यों है, क्योंकि करेक्टर में सिर्फ सिंगल अल्फाबेट को हम स्टोर करवा सकते हैं और एक्स क्या है, एक सिंगल अल्फाबेट है। डैश और डैश के बाद उन्होंने माई स्ट्रिंग करके लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि माई स्ट्रिंग और बेसिकली एक्स भी क्या है, अल्फाबेट है, तो मैं इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा सकती हूँ। यानी कि हमें एक ऐसा ऑपरेटर चाहिए जो इस स्ट्रिंग को और इस वक्त जो भी मेरे पास माई एक्स नाम के वेरिएबल में लेट्स से ऊपर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हो, ठीक है, उन दोनों को ज्वाइन करके जो मेरे पास आंसर बनेगा वो माई स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो मेरे पास x नाम के वेरिएबल में और इसके नाम को मैंने जब ज्वाइन करना होगा तो मैं कंकैटिनेशन का ऑपरेटर यूज करूंगी। तो हमारे पास कंकैटिनेशन का ऑपरेटर कैसे होगा, क्या मैं बीच में एंड लिख सकती हूँ इस तरह करके, क्योंकि उन्होंने सवाल में कहा हुआ ना कि एंड और नोट का यूज करना है, तो मैं इस तरह बीच में एंड लिख सकती हूँ। तो ये मेरे पास वो वाला कंकैटिनेशन का ऑपरेटर जो है वो यूज हो गया है। ये बेसिकली हमारे पास अगर हम आंसर की को भी साथ साथ देखें तो यहाँ पर उन्होंने भी कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल है तो उसमें मैं स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करवा सकती हूँ। तो मुझे दो डाटा टाइप्स ऐसी चाहिए थी जो स्ट्रिंग वाली हो, उसे मैंने इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं हमारे पास एक माई कैरेक्टर नाम का वेरिएबल है, माई कैरेक्टर नाम का वेरिएबल है। अब ये उन्होंने डैश लिखी हुई है, इसमें मैंने क्या स्टोर करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास माई कैरेक्टर है, यानी हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मेरे पास ये वाली वैल्यू है और यहाँ पे स्टोर करवा देगा। माई कैरेक्टर में बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, सिंगल अल्फाबेट आ जाएगा ना, या तो मैं एक वक्त में ए को रखवा सकती हूँ या मैं अपने माई कैरेक्टर में एक वक्त में बी को रखवा सकती हूँ इस तरह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, या मैं एक वक्त में सी को रखवा सकूंगी या मैं एक वक्त में डी को रखवा सकूंगी, लेकिन मैं ए बी सी डी इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को उठा के माई कैरेक्टर में नहीं रख सकती। तो मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मेरे पास ए को अलहदा करे और फिर ए को रखवा दे, फिर बी को अलहदा करे उसे रखवा दे, सी को अलहदा करे उसे रखवा दे और डी को अलहदा करे उसे रखवा दे। हमने एक सबस्ट्रिंग का फंक्शन भी पढ़ा था। ठीक है, सबस्ट्रिंग का फंक्शन हमारे पास क्या था, सब स्ट्रिंग का जो फंक्शन था उसमें पहले में क्या जाता था, स्ट्रिंग पास होती थी, दूसरे में मेरे पास क्या जाता था, हम उसकी लेंथ को पास करते थे, और तीसरे पैरामीटर में क्या जाता था, दूसरे पैरामीटर में क्या जाता था, स्टार्टिंग वैल्यू जाती थी जहां से हमने उसकी लेंथ को निकालना था, और एंडिंग कैरेक्टर में क्या चला जाता था, उसकी लेंथ चली जाती थी कि हमने कहाँ से लेकर निकालना है। हम इस स्ट्रिंग के फंक्शंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने आप लोगों को पहले भी वैसे पढ़ाया था, लेकिन हम आगे भी किसी और लेक्चर में से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद करो, एक और फंक्शन है जब मैंने इस तरह की स्ट्रिंग लिखी होती है, ये बेसिकली ए का इंडेक्स क्या है, 0 है,
बी का इंडेक्स मेरे पास क्या है 1 है, सी का इंडेक्स क्या है 2 है, डी का इंडेक्स क्या है 3। और अगर हम इसे 0 से नहीं स्टार्ट करते 1 से स्टार्ट करते तो इसका इंडेक्स इस तरह भी हो सकता था 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे एक मिट नाम का हमारे पास फंक्शन होता है, मिट नाम का हमारे पास फंक्शन है। मिट नाम का क्या फंक्शन कहता है कि ये मेरे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से मुझे लेट से ए को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, मैं लिखूंगी उसका इंडेक्स नंबर कि उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और उसके बाद उसकी लेंथ क्या है, क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर को निकालना है तो मैंने लिखा 1। तो ये माई कैरेक्टर में इस वक्त क्या स्टोर करवा देगा, ये ए वैल्यू को स्टोर करवा के इस माई कैरेक्टर में स्टोर करवा देगा। ठीक है, फिर मैंने अगर बी को स्टोर करवाना होता तो मैंने क्या लिखना था, बी के लिए मुझे क्या लिखना पड़ना था, बी मेरे पास किस इंडेक्स पर है 2 इंडेक्स पर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2। उसकी लेंथ क्या है, क्योंकि मैंने सिंगल कैरेक्टर को निकालना है तो मैंने लेंथ लिखी 1। तो अब ये मिड का पूरा फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये बी वाली वैल्यू को रिटर्न करके इस माई कैरेक्टर में जाके स्टोर करवा देगा। समझ आ गई। अगर मैंने सी को निकालना हो तो सी के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे ये पता है कि मेरे पास सी का इंडेक्स क्या है 3, तो मैं यहाँ अपनी स्टार्टिंग वैल्यू क्या पास कर रही हूँ 3, और उसकी लेंथ क्या है 1, क्योंकि मुझे सिंगल कैरेक्टर चाहिए। तो जब मैं मिड फंक्शन में अपनी स्ट्रिंग को पास करूंगी, साथ उसकी स्टार्टिंग वैल्यू को पास करूंगी और उसके बाद उसकी लेंथ पास करूंगी, तो ये मुझे निकाल के क्या दे देगा, सी निकाल के दे देगा। तो आपको समझ आ गई कि माई स्ट्रिंग का फंक्शन हमारे पास किस तरह काम करता है, एक सिंगल कैरेक्टर को निकालने के लिए मल्टीपल्स कैरेक्टर को भी सेम जैसे आप अक्सर ओ लेवल्स में सबस्ट्रिंग को फंक्शन को पढ़ते हुए आए थे, तो मिड नाम का फंक्शन भी सेम वही है। अगर हम इसका देखें, उन्होंने भी वही आंसर लिखा हुआ है कि हम यहाँ पर मिड का फंक्शन यूज करेंगे, अपनी स्ट्रिंग को पास करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू को पास करेंगे। अब वो 1 भी हो सकती है, ये और का साइन है, स्लैश बेसिकली क्या होता है, और का साइन है। उन्होंने हमें सवाल में क्या कहा हुआ था, एंड, या हमने और का यूज करना है, इसमें एंड हो गया। तो यहाँ हम अपने सारे इंडेक्स को और करके हमने पास किया और यहाँ पे मैंने उसकी लेंथ जो है वो दे दी। होप सो समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास एक माई स्ट्रिंग नाम का, इस माई स्ट्रिंग में मैंने क्या रखवाना है, हम इसे साथ साथ क्लियर भी करें। अब मेरे पास 2 डैश है और एंड पे उन्होंने कहा है माई डेट ऑफ बर्थ, यानी कि मुझे माई डेट ऑफ बर्थ को किसी तरह स्ट्रिंग में रखवाना है। लेकिन माई डेट ऑफ बर्थ बेसिकली एक डेट ऑफ बर्थ है ना, तो डेट ऑफ बर्थ किस में होती है, इंटीजर में हमारे पास होगी। अब मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में कैसे स्टोर करवा सकते हूँ, उसके लिए हमारे पास कोई फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो हमारे पास डेट टाइप की वैल्यू को, यानी डेट टाइप की वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा हमारी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू के अंदर। उसके लिए इन्होंने यहाँ पर एक num2str का फंक्शन है। हमारे पास num2str का क्या मतलब है कि एक नंबर टाइप की जो वैल्यू होगी उसे कन्वर्ट कर दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में। अभी लास्ट कोर्स में मैंने आप लोगों को पाइथन करवाया था, तो वहां मैंने आप लोगों को टाइप कास्टिंग भी सिखाई थी। ठीक है, नहीं याद आ रहा तो हम इस पे भी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी क्योंकि हमने इस पास पेपर को सिर्फ सोल्व करना है, तो इतना याद रख लो कि जब हमने एक इंटीजर टाइप के, इंटीजर बेसिकली क्या है, मेरे पास नंबर है ना, तो यानी एक नंबर टाइप की वैल्यू को जब मैंने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगी, num2str का फंक्शन यूज करूंगी। ठीक है, मैंने अपनी डे को पास कर दूंगी, या मैं मंथ को पास कर दूंगी, या मैं ईयर को पास कर सकती हूँ, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में मेरे पास क्या है, अगर डेट ऑफ बर्थ की एग्जांपल मेरे पास क्या आ जाती है, लाइक 9 लिखूंगी, उसके बाद 7 लिखूंगी, उसके बाद मेरे पास मंथ आ जाएगा 2026 आ जाऊंगी। तो यानी इसे पास करवाना है या इसे पास करवाना है या इसे पास करवाना है, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, तो मुझे पहले इन सबको अलग अलग करके पास करके इस माई स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को भेजना पड़ेगा। समझ आ गई आप लोगों को। एक और फंक्शन भी होता है, यहाँ हम num2str पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक और फंक्शन होता है कि हम यूज करते हैं टू, उसका नाम होता है टू स्ट्रिंग का फंक्शन, string
जी, आपने सिर्फ टू स्ट्रिंग लिखना था और उसमें अपना माई डेट ऑफ बर्थ नाम का वेरिएबल जो है वो पास करना था। उससे क्या होना था, उसने माई डेट ऑफ बर्थ नाम के वेरिएबल को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना था और वो आपके माई स्ट्रिंग के अंदर जाके स्टोर हो जाना था। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई फंक्शन को भी यूज कर सकते हो, num to str का यूज कर सकते हो या आप टू स्ट्रिंग फंक्शन को यूज कर सकते हो। और इस तरह हमारे पास क्या होगा, एक नंबर टाइप की वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट है, यानी ये इंटीजर टाइप का एक नंबर है, इसमें मैंने क्या रखवाना है, दो डैशेस डाले हुए। अब एक माई स्ट्रिंग है, यानी इस माई स्ट्रिंग को मुझे डिवाइड कर देना है 2 के साथ और मुझे इंटीजर बनाना है। अब माई स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास क्या है, वो तो एक स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है, एक स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है ना। और अगर मैंने उसे डिवाइड करना तो बेसिकली उस स्ट्रिंग की मुझे लेंथ निकालनी पड़ेगी ना। ये देखो हम क्या करेंगे, एक लेंथ नाम का फंक्शन यूज किया मैंने माई स्ट्रिंग के साथ। ये डैश खाली थी ना, ये आपने अक्सर देखा होगा, इस डैश में क्या आना था, लेंथ। मुझे किसी भी चीज की अगर लेंथ निकालनी हो तो उसका फंक्शन क्या होता था, मैं लिखती थी लेंथ, लेंथ आपने पूरा लिख दिया और उसमें उस वेरिएबल को पास कर देती थी। तो वो क्या करेगा, इस माई स्ट्रिंग के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसकी लेंथ निकाल के रिटर्न कर देगा। लेंथ किस में निकलती है, इंटीजर में निकलती है। ठीक है, फिर वो जब मुझे लेंथ निकाल के दे देगा, मैं उसे 2 के साथ डिवाइड करूंगी, मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू भी आ सकती है और फ्लोटिंग नंबर भी आ सकता है। तो जब मैं उसे इंट के साथ इंट में कन्वर्ट करूंगी, टाइप कास्टिंग कर आपको याद हो तो वो क्या करेगा, अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट का नंबर आया तो वो पॉइंट्स वाली वैल्यू को निकाल देगा और सिर्फ इंटीजर पास कर देगा और वो इंटीजर इजीली मैं अपने माई इंट नंबर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। समझ आ गई। इस तरह हमने अपने ये सारे कुछ फंक्शंस को पढ़ लिया जो आप लोगों को होप सो समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें। नेक्स्ट बी पार्ट में उन्होंने कहा है टेस्ट मेथड विल बी यूज एज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ प्रोग्राम डेवलपमेंट। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, आप कोई भी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है और हम उसे एक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम उसे एक प्रॉपर आर्किटेक्चर के अंदर लेकर चलते हैं। ठीक है, आगे प्रोडक्शन लेवल में जब आप लोग जाओगे कब आप लोगों को आइडिया होगा। जब हम पूरा बना लेते हैं अपना प्रोग्राम से उसे टेस्ट भी करते हैं, हम साथ साथ छोटे छोटे मॉड्यूल्स करके भी टेस्टिंग करते हैं और हम एट द एंड कंप्लीट अपने प्रोग्राम को भी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वो टेस्टिंग की बात हो रही है। टेस्ट मेथड जब हमने बताने कि हमारे पास कौन कौन से होते हैं और हमने इस टेबल को सोल्व करना है। जैसे उन्होंने कहा है कैरिड आउट एज सून एज अ प्रोग्राम मॉड्यूल हैज बीन कोडेड, कि जब हमारे पास सारा का सारा प्रोग्राम कोड हो जाएगा तो तब हमारे पास कौन सा टेस्ट यूज होता है, अल्फा टेस्टिंग। अब बेसिकली अल्फा टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग इज इंटरनल टेस्टिंग परफॉर्म बिफोर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड और कस्टमर्स। हमारा जब पूरा प्रोग्राम बन जाता है ना, प्रोग्राम कह रही हूँ अगर मैंने कोई एप्स बनानी हो, लेट्स से कोई भी ऐप, मैं यूटिलिटी की एप्स बना रही हूँ, गेम बना रही हूँ, हम प्ले स्टोर पे अपडेट करने से पहले जब उसका फाइनल वर्जन हमारा बन जाता है और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, अल्फा टेस्टिंग करवाती है। यानी हम सॉफ्टवेयर के रिलीज करने से पहले या अपने क्लाइंट को देने से पहले उसको खुद जब हम सारा का सारा उसके सारे मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, अल्फा टेस्टिंग। कैरिड आउट एज सून एज अ प्रोग्राम मॉड्यूल हैज बीन कोडेड, जब वो पूरा का पूरा कोड जो होता है वो हो जाता है। ये कौन परफॉर्म करता है, जो भी इंटरनल टेस्टर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं किसी कंपनी के, जिसे प्रोजेक्ट दिया जाता है वो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और कब परफॉर्म किया जाता है, टेस्टिंग आफ्टर सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि जब हमारे पास पूरे सिस्टम की टेस्ट हो जाती है उसके बाद हम इसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसका पर्पस यही होता है कि हम रिलीज करने से पहले इसके अंदर के सारे बग्स को देख लें, कोई खराबी या कहीं हमारे पास क्रैश तो नहीं आ गया, इसलिए यहाँ पे भी वही था। अब दूसरा है हमारे पास कैरिड आउट एज प्रोग्राम मॉड्यूल्स आर बीइंग कंबाइंड। अब ये हमारे पास कौन सा टेस्ट हो सकता है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग नाम से ही क्या पता चल रहा है, जहां हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स को हम चेक करते हैं क्या वो आप कंबाइन करके कि वो हमारे पास परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मॉड्यूल्स आर बीइंग कंबाइंड। लेट्स से अगर मैं व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लूँ, कोई चैटिंग की बना रही है एप्लीकेशन, तो उसके पास 1-to-1 चैट्स की ऑप्शन है कि यूजर
एक यूजर से दूसरे यूजर से बात कर सकता है, उसके पास 1-to-1 चैट का एक मॉड्यूल है, यानी कि हम उसका एक फीचर है। ग्रुप चैट का एक फीचर है, उसमें हमारे पास पिक्चर्स को अपलोड करने का, स्टेटस को अपलोड करने का एक फीचर्स है। तो जब मैं इतने सारे फीचर्स को, इतने सारे मॉड्यूल्स को अलग-अलग तो बना लिए और उसे मैं आपस में टेस्ट भी कर लेती हूँ, वो बेसिकली हमारे पास यूनिट टेस्टिंग कहलाती है। यूनिट टेस्टिंग मेरे पास क्या होती है, अगर हम यहाँ से देखें, हम यूनिट टेस्टिंग मेरे पास होती है, यहाँ पर नहीं लिखा, ओके। यूनिट टेस्टिंग मेरे पास होती है जब मैं एक अलग-अलग यूनिट यानी एक मॉड्यूल, एक फीचर्स को टेस्ट करती हूँ कि मेरे पास एक फीचर बना लिया मैंने, 1-to-1 चैट का फीचर बना लिया, मैं उसे चेक कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ग्रुप चैटिंग का फीचर बनाऊंगी और उसे टेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद मैं स्टेटस का फीचर बनाऊंगी और उसे टेस्ट करूंगी। यानी कि मैं एक फीचर को बनाती हूँ, अपने एक मॉड्यूल को कंप्लीट करती हूँ और उसके बाद उसे टेस्ट कर लेती हूँ कि इसमें कोई एरर, कोई क्रैश तो नहीं आ रहा, क्या मेरे मैसेजेस ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उसे करने के बाद मैं दूसरे पर चली जाती हूँ। तो इस टेस्टिंग को बेसिकली हम क्या कहते हैं, यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। अब अगर मैंने इतने अलग-अलग तो कर लिए, लेकिन अब मैं कंबाइन करके देखना चाहती हूँ, जब मेरी ऐप में ये सारे फीचर एक साथ काम करेंगे तो क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैं 1-to-1 मैसेज भेज रहा हूँ और एट अ टाइम मैं किसी को ग्रुप में भी मैसेज भेज, ऐसा पॉसिबल है ना। कोई किसी को 1-to-1 मैसेज भेज रहा है और उसी के साथ वो बंदा ग्रुप में भी मैसेज भेज रहा है, तो क्या होगा, क्या उसका सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, क्या ऑटोमेटिकली यहाँ भी मैसेज चला जाएगा, यहाँ भी मैसेज चला जाएगा। तो इसलिए बेसिकली हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है वो यूज होती है कि हम अपने मॉड्यूल्स को कंबाइन करके देखते हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो ठीक हो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यानी कि कैरिड आउट एज प्रोग्राम मॉड्यूल्स आर बीइंग कंबाइंड, जब मैं अपने मॉड्यूल्स को कंबाइन करती हूँ वो बेसिकली मेरे पास कौन सी टेस्टिंग कहलाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाती है। ये कौन करते हैं, ये भी प्रोग्रामर्स करते हैं, डेवलपर्स करते हैं जो उस मॉड्यूल को बना रहे होते हैं। अब जैसे मैं अगर एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रही हूँ और वहां मुझे प्रोजेक्ट दिया गया क्लाइंट की तरफ से, तो क्योंकि मैं उसको बना रही हूँ तो ये टेस्टिंग कौन परफॉर्म करेगा, मैं करूँगी। अल्फा टेस्टिंग कौन परफॉर्म करेगा, जब मैं अपना सारा ऐप बना लूंगी तो मैं अपने सीनियर्स को दिखाऊंगी, तो वो लोग इसको परफॉर्म करके चेक करेंगे कि पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग कौन करते हैं, कंपनी से करती है, लेकिन वो ऐसे डेवलपर्स नहीं करेंगे, थोड़े बड़े लेवल में। इंटीग्रेशन टेस्टिंग कौन करेगा, वही बंदा करेगा जो इस प्रोग्राम को बना रहा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटेड बाय द डेवलपर्स विदाउट रेफरिंग टू द कोड। अब ये वाली टेस्टिंग हमारे पास कौन परफॉर्म करता है, कंप्लीटेड बाय द डेवलपर्स विदाउट रेफरिंग टू द कोड। ये हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, ब्लैक का वर्ड ही लाइक काला कह लो या कुछ इस तरह कह लो कि एक पर्सन जो कोड को नहीं देखेगा उसे आपके सोर्स कोड का कुछ नहीं पता, आपने कोड में क्या लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, वो जस्ट आपकी ऐप उठाता है और उसे टेस्ट करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेगा। यानी ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि जिस पर्सन ने ये टेस्टिंग करनी होता है उसका उस सोर्स कोड से लिखा हुआ कोई ताल्लुक नहीं होता, उसे नहीं पता कि पीछे क्या बना हुआ है, वो जस्ट उठाता है और उसे अपने लिहाज से टेस्ट करता है। ये भी टेस्टर्स और डेवलपर्स ही परफॉर्म करते हैं। कंप्लीटेड बाय द डेवलपर्स विदाउट रेफरिंग टू द कोड, यानी उसे कोड से कोई लेना देना नहीं होता। तो जिसको कोड से कोई लेना देना नहीं होता वो कौन सा हमारे पास मेथड आता है, ब्लैक बॉक्स का हमारे पास मेथड आता है। एक हमारे पास व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग भी होती है, वो क्या होगी, जिसमें हम इंटरनल कोड यानी कि हम पूरे के पूरे कोड को, लॉजिक को, प्रोग्राम स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि जिसने वो कोड लिखा हुआ है उसने उस कोड को किस तरह लिखा हुआ है और उसकी आउटपुट क्या उस तरह आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, वो बेसिकली मेरे पास क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, जिसे कोड के साथ लिंक्ड होता है और जिसे कोड से कोई मतलब नहीं होता, वो क्या आ जाती है मेरे पास, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब हमारे पास लास्ट टेस्टिंग रह गई है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये हमारे पास क्या होती है, जिसे हम बीटा टेस्टिंग भी बोलते हैं। कंप्लीटेड बाय द कस्टमर,
इससे आपको पढ़ते साथ ही समझ आ गई होगी कि बीटा टेस्टिंग क्या है। जब हम अपनी ऐप को पब्लिश कर देते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, iOS के ऊपर पब्लिश कर देते हैं, कस्टमर्स अब उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो जो कस्टमर्स यूज करते हैं और कस्टमर्स उसे यूज करके चेक करेंगे, फीडबैक देंगे, तो वो क्या होती है, बेसिकली हमारे पास बीटा टेस्टिंग होती है। टेस्टेड बाय रियल कस्टमर्स और एंड यूजर बिफोर द फाइनल रिसीव। हम अगर प्ले स्टोर पे भी अपनी ऐप को डाल रहे हैं तो अगर कोई पहला पर लगाते हैं तो उसे 14 डेज का ना ट्रायल दिया जाता है कि आप इस ऐप को टेस्ट करवाएं। तो उस 14 डेज के साथ हम एटलीस्ट 14-15 यूजर्स की ईमेल को लगाते हैं और वो लोग उसको टेस्ट करते हैं। वो रिलीज होती है, अर्ली असेस होती है। एक हमारे पास प्रोडक्शन लेवल होती है और उससे पहले जब हमने प्ले स्टोर पे ऐप्स को लगानी हो तो एक हमारे पास अर्ली असेस होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स, लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं, वो उस ऐप को चेक करते हैं। तो वो बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाती है, बीटा टेस्टिंग होती है। तो होप सो आपको ये टेस्टिंग के बारे में सारी समझ आ गई होगी। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं। पार्ट सी में वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द अल्फा टेस्टिंग स्टेज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज यूज्ड टू हेल्प लोकेट एन एरर दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड। अल्फा टेस्टिंग क्या था हमारे पास, जब मैं उस पूरी ऐप को कंप्लीट टेस्ट करती तो मैंने कोई एक एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट यूज किया है अपने एरर्स को निकालने के लिए। The IDE report window feature is used to examine the values assigned to the variable। और उस विंडो के जरिए से मैं देखी जा रही हूँ कौन सी वैल्यू किस वेरिएबल को दी गई है। Explain how to others IDE features are used together with the report window feature to help locate the error। अब हमने बताने हैं और उसके कौन कौन से फीचर्स होंगे जो हमें मदद करेंगे इस एरर को लोकेट करने में। अब जैसे हमारे पास ये क्या है, 3.3 नंबर का है तो एटलीस्ट हमें 3 पॉइंट्स लिखने चाहिए। कौन कौन से, रेफरेंस टू द ब्रेक पॉइंट। अब हमारे पास ब्रेक पॉइंट क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड होता है जहां हमारे पास प्रोग्रामर जो होता है अपने प्रोग्राम को पॉज करने के लिए यूज करता है। ब्रेक पॉइंट से क्या नजर आ रहा है कि लाइक मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा, ये सारा लिखा है, ये एक लाइन लगाई, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, एक पॉज है कि यहाँ पर एक छोटा सा ले रही हूँ, इसके आगे मैं नेक्स्ट जो है वो अपना स्टार्ट करूंगी। हम अपने प्रोग्राम में भी जब हमने इस तरह की टेस्टिंग करनी हो, काफी नीड्स हो, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को करके बीच में कोई ना कोई अपना ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। उससे क्या होगा कि जब हमारे पास प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा, जैसे ही हम उस लाइन तक पहुंचेंगे मेरी एग्जीक्यूशन क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाएगी। और फिर लेट से यहाँ तक मेरी एग्जीक्यूशन क्या स्टॉप है, और उससे पहले फिर मैंने जितने वेरिएबल्स का यूज किया होगा उस सारे वेरिएबल्स का वो मुझे रिपोर्ट विंडो के अंदर एनालिसिस करके बताता है कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज हुए हैं और कौन कौन से नहीं यूज हुए हैं। उससे क्या फायदा होगा, जब मुझे उस विंडो के ऊपर सारे वेरिएबल्स का पता चल जाएगा तो जब एज अ प्रोग्रामर हम उसे रीड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू इनकरेक्ट है और कौन सी वैल्यू हमारे पास करेक्ट है। इसके लिए हम ब्रेक पॉइंट का यूज करते हैं। ब्रेक पॉइंट, रेफरेंस टू द ब्रेक पॉइंट, हम ब्रेक पॉइंट की मदद लेते हैं कि हम सारे के सारे प्रोग्राम को जब 5,000 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड को रन करेंगे तो वो इतनी ज्यादा हमारे पास एनालिसिस आ जाएगी। तो हम जब छोटे छोटे मॉड्यूल्स को करना चाहे तो हम ये करते हैं कि हम इतना सा कोड लिखेंगे, जैसे मैंने ये इतना सा कोड लिखा, कोड लिखने के बाद एक ब्रेक पॉइंट लगा दूंगी। उस ब्रेक पॉइंट में क्या होगा, जब मेरा पीछे से कंपाइलर उसे कंपाइल कर रहा होगा, एग्जीक्यूट कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, इतने से कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया होगा तो वो क्या करेगा, उसे स्टॉप कर देगा। वो इतने वाले प्रोग्राम का मुझे एनालिसिस नीचे बता देगा कि आपने ये वाला प्रोग्राम यूज किया है, सॉरी वेरिएबल यूज किया है, इसमें ये वैल्यूज है, एक्सेट्रा। और उसके बाद जब अपनी कोई की प्रेस करते हो तो आप नेक्स्ट कंपाइलर जो है उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देते हो। दूसरा क्या है, रेफरेंस टू द सिंगल स्टेपिंग। अब सिंगल स्टेपिंग हमारे पास क्या है, एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। यानी सिंगल स्टेपिंग से आपको समझ आ रही है कि हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है वन स्टेप, यानी एक एक करके, एक एक लाइन करके हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे होगा, पहले एक लाइन पढ़ेगा, ठीक है, नीचे मुझे विंडो के ऊपर पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल है, इसमें ये वैल्यू है, यानी वो उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। फिर दूसरी पढ़ेगा, उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा।
तीसरी पढ़ेगा, उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट मैंने 20-25 लाइंस के बाद अपना ब्रेक पॉइंट लगाया होगा। रेफरेंस और सिंगल स्टेपिंग में क्या होता है कि एनालिसिस विंडो के ऊपर एक एक लाइन करके हमें पता चलता है, हम रिपोर्ट विंडो के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं। इसकी वैसे इससे क्या होगा, क्योंकि वो इतने सारे वेरिएबल्स का पता चलेगा तो हमें क्या करेगा, अगर मुझे देखना भी पड़ेगा कि किस वेरिएबल की वैल्यू इनकरेक्ट है तो मुझे बाद में अपने 20-25 लाइंस के कोड को देखना पड़ेगा। लेकिन रेफरेंस टू सिंगल स्टेपिंग से हमारा क्या फायदा होगा कि जिस वेरिएबल की वैल्यू गलत होगी मुझे फौरन पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक एक लाइन करके उसे देख रहा होगा। तीसरा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, उन्होंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड टू स्टॉप एग्जीक्यूशन एट स्पेसिफिक पॉइंट, लाइन, एग्जीक्यूट वन लाइन स्टेटमेंट। ये हमारे पास वही बात आ गई, यानी कि अगर आपने इसका आंसर लिखना तो आप ब्रेक पॉइंट्स लिख सकते हो। ब्रेक पॉइंट्स हमारे पास क्यों यूज होते हैं, पोस्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एट द चूजन लाइन, किसी चूज लाइन के ऊपर अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को पोस्ट करने के लिए हमारे पास यूज होता है। सिंगल स्टेपिंग हम क्यों यूज करते हैं कि एग्जीक्यूट वन लाइन एट अ टाइम, कि एक वक्त में एक लाइन जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो। एक वेरिएबल वॉच भी हमारे पास होता है, वो क्या करता है, कंटिन्यूसली डिस्प्ले सिलेक्टेड वेरिएबल्स वैल्यूज। हम ऊपर जो वेरिएबल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं उसकी कंटिन्यूसली हमारे पास, यानी वॉच वेरिएबल नजर ही आ रहा है कि वो बार बार कंटिन्यूसली आपके सारे प्रोग्राम्स को मॉनिटर करेगा। और रिपोर्ट विंडो जो उन्होंने ऊपर कहा था, बेसिकली हमारे पास रिपोर्ट विंडोज हमारे पास क्या होती हैं, हमारे सारे प्रोग्राम के मैसेजेस को, एरर को, वार्निंग को बताने के लिए हमारे पास रिपोर्ट विंडोज यूज होती हैं। अगर आपने कभी रियल आईडी नहीं देखी हुई तो अगर मैं इस रियल आईडी की बात करूं कि हमारे पास एक एंड्रॉइड स्टूडियो है, जब टाइम लेगा कब मैं आपको बताती हूँ। आप इतनी देर हम अब नेक्स्ट ये खुल गया और ये बेसिकली इसका ये देखो, ये रिपोर्ट विंडो है। इस प्रोग्राम में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने एरर्स आएंगे, क्या नहीं आएगा, मैं अपने प्रोग्राम को जितना रन करूंगी तो ये मुझे इस रिपोर्ट विंडो में उतना बताता रहेगा। अगर मैंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर, इस कोड के अंदर टेस्टिंग की होती तो अगर उसने मुझे इस विंडो पे बता देना था आपके वेरिएबल्स ये काम करें, आपके वेरिएबल्स ये काम करें। अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये देखो किस तरह हो रहा है, वो सारी एग्जीक्यूशन किस तरह मेरे पास कंपाइल हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वो मुझे यहाँ पे बताता रहेगा एक एक करके। अब मेरे पास अप टू डेट इजेक्ट्रा करके हैं। ये बेसिकली हमारे पास विंडो के बारे में मैं आपको बता थी कि रिपोर्ट विंडो हमारे पास क्या होती है। अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम पे चले जाते हैं। डेटा इज अ ग्लोबल 1D एरे, हमारे पास एक डेटा नाम की 1D एरे है जिसमें 30 एलिमेंट्स हैं स्ट्रिंग टाइप के। हमने फ्लो चार्ट बनाना है, कैसा बनाना है, अल्गोरिथम विल आउटपुट ऑल नॉन ब्लैंक एलिमेंट्स, यानी कि वो सारे ऑल नॉन ब्लैंक एलिमेंट्स को बताने हैं, डू नॉट कंटेन्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग, जो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, और द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आउटपुट, और उन सारे एलिमेंट्स का मुझे टोटल नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। अब मैंने अगर फ्लो चार्ट भी बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, हमें पता है कि सबसे पहले हम अपने ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखना है। जब भी मैंने अपने प्रोग्राम का स्टार्ट और एंड लिखना होगा तो मैं किस में लिखती हूँ, इस ओवल शेप के अंदर लिखती हूँ। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब मैंने 1D एरे बनानी है। एरे में जब मैंने इनपुट या आउटपुट लेनी है हम फॉर लूप का यूज करते हैं, और जब मैंने यही चीज फ्लो चार्ट में लिखनी हो तो हम कैसे लिखते हैं कि मैंने सबसे पहले लिखा, क्योंकि एक तो मुझे अपना इंडेक्स चाहिए होगा जो 1 से 30 तक के एलिमेंट्स को लेगा। इस बात का आप लोगों को आइडिया है ना कि अगर मेरे पास 1 से 30 तक एलिमेंट्स हैं, ये देखो 1 से 30 तक एलिमेंट्स है, तो मुझे कोई वेरिएबल चाहिए ना जो मुझे पहले इस पे होल्ड करवाए, इस पे होल्ड करवाए, इस पे होल्ड करवाए। ये बेसिक्स तो आप पढ़ कर आए होंगे, तो उसके लिए मैंने एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, और क्योंकि मुझे उसके फाइनल टोटल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है तो एक मेरे पास काउंट नाम का वेरिएबल है। इंडेक्स हमेशा हमारा 1 से शुरू होगा, और जब मैंने किसी वेरिएबल में काउंट करवाना तो वो किससे शुरू होता है, 0 से हमारे पास स्टार्ट होगा। सबसे पहले मैंने चेक करना है कहीं मेरा इंडेक्स 31 तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे एलिमेंट्स क्या है, 1 से 30। जैसे ही मेरा इंडेक्स 30 से ऊपर चला जाएगा यानी 31 होगा, मेरा प्रोग्राम क्या होना चाहिए, स्टॉप होना चाहिए, और कब तक मुझे सारे एलिमेंट्स का सम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कंडीशन लगाई है कहीं मेरा इंडेक्स 31 तो नहीं है। अगर है तो आउटपुट करवा दो काउंट को, जो भी काउंट में, और मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
लेकिन अगर आपका इंडेक्स 31 नहीं है तो सबसे पहले आपने चेक करना है डाटा इस वक्त इंडेक्स कहाँ था 1 पे। ये मेरे पास एरे है ना, लेट्स से इंडेक्स इस वक्त कहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, ये आगे 3 है अप टू सो ऑन। और इस एरे का नाम क्या है, मेरे पास 1D एरे का नाम डाटा है, ये उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है डाटा। 1D एरे का नाम क्या है, डाटा। अगर नहीं है तो मैं चेक करूंगी कहीं मेरे पास डाटा ऑफ जो भी इंडेक्स है कहीं वो एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। एम्प्टी स्ट्रिंग को मैं कैसे लिखती हूँ, इन्वर्टेड कॉमास में लिखती हूँ। मैंने चेक किया कहीं एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है। अगर नहीं है यानी इसमें कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है, टाइप स्ट्रिंग थी बेसिकली, कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास काउंट नाम का वेरिएबल है उसमें 1 को प्लस कर दो। बेसिकली क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के थे तो मैं इसका सम नहीं करवा सकती, मैंने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है जो मेरे पास नॉन ब्लैंक है, यानी उनमें एम्प्टी स्पेस नहीं है। ऐसा हो सकता है इसमें ए लिखा हुआ है, इसमें SA लिखा हुआ है, ये मेरे पास एम्प्टी हो और यहाँ पर जाके कोई और वैल्यू लिखी हो, तो मैं 1 2 3 को काउंट करूंगी, इसे काउंट नहीं करूंगी। इस तरह का प्रोग्राम बना रही हूँ। तो सिंपल लॉजिक है, काउंट में काउंट प्लस 1 कर दो, अगर नहीं है और आउटपुट करवा दो अपना डाटा ऑफ इंडेक्स, और अगर है तो क्या करो, हम ऊपर गए इंडेक्स को +1 कर दो, क्योंकि अगर है तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, सिंपल +1 कर दो। +1 किया तो दोबारा वो कंडीशन चेक हुई, अगर यस है तो काउंट को प्रिंट करवा दो, अगर नो है तो वो प्रिंट करवाते जाओ। सिंपल सा प्रोग्राम है, फॉर लूप फ्लो चार्ट है, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरा सिर्फ इन्होंने एक अल्टरनेट सॉल्यूशन लिखा हुआ है कि स्टार्ट करवा दो, इंडेक्स में 1 रखवाओ, काउंट में 0 रखवाओ, और उसके बाद फौरन ही हमने देख लिया कि इंडेक्स अगर मेरा इसके बराबर नहीं है तो हम क्या, अगर है तो हम इफ डाटा ऑफ इंडेक्स इक्वल्स टू, अगर आपके पास है तो हाँ हम इंडेक्स में +1 कर देंगे, और अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। लेकिन ये हमारे पास ज्यादा सिंपल सा था, किस तरह बन रहा है इसी को आप फॉलो कर लेना। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, नेक्स्ट जो मैंने कई बार करवाया हुआ है, हमारे पास रिकॉर्ड्स के ऊपर है। आप प्रोग्राम needed to manage individual rentals in a car hire business, और उसके सारे डाटा के बारे में बता रहे हैं। अब हमने रिकॉर्ड्स को बनाना है। अब रिकॉर्ड्स हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। अगर स्ट्रिंग है तो वो सिर्फ सिंगल को स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल चीज़ों के लिए हमने एरेज को पढ़ा था, लेकिन एरेज का हमारे पास क्या था कि एरेज में अगर मैं एरे स्ट्रिंग की बना रही हूँ, यानी एरे की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, तो उसमें मैं सिर्फ स्ट्रिंग एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकती हूँ। अगर उसकी डेटा टाइप इंटीजर है तो मैं सिर्फ इंटीजर को स्टोर करवा सकती हूँ। लेकिन मेरे पास नीड है कि मैं इस टाइप की कोई एक चीज बनाना चाहती हूँ जिसमें मल्टीपल डाटा टाइप्स के साथ वैल्यूज को स्टोर करवा दूँ, तो मैं किसका यूज करती थी, रिकॉर्ड्स का यूज करेंगे। तो वही प्रोग्राम है कि राइट सूडो कोड टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ टाइप रेंटल रिकॉर्ड। मैंने सूडो कोड लिखना है, अपने रिकॉर्ड को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे, ये उन्होंने आइटम्स बताए हुए कि पहला आइटम्स क्या है, रेंटल आईडी, और इसकी मेरे पास एग्जांपल क्या है, लाइक ये। अब रेंटल आईडी है तो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसकी डाटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। कार आईडी है, इसने इंडेक्स बताना है, न्यूमेरिक है तो इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। डिस कोड है जिसमें सिर्फ लेटर, एक सिंगल लेटर आएगा, तो जाहिर सी बात है उसकी डेटा टाइप क्या है, करेक्टर है। स्टार्ट में हम क्या बता रहे हैं, जब वो रेंटल स्टार्ट हुआ तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, डेट है। ड्यूरेशन भी मेरे पास इंटीजर है, और वो कंप्लीटेड है या नहीं है तो उसकी डेटा टाइप क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो मैं अपने रिकॉर्ड को कैसे बनाऊंगी, रिकॉर्ड को कैसे बनाएंगे, हम टाइप का कीवर्ड लिखेंगे और कीवर्ड के साथ मैं अपने उस रिकॉर्ड का नाम लिख दूंगी। मेरे प्रोग्राम में गिवन था कि मैंने रेंटल रिकॉर्ड लिखना है, इसलिए मैंने अपने प्रोग्राम नाम क्या रखा है, रिकॉर्ड का रेंटल रिकॉर्ड। और जब हम इस तरह अपने रिकॉर्ड को बनाते हैं और उसके बाद मैं एंड टाइप कर दूंगी। या आपको पता होगा फंक्शन भी बनाते तो हम यहाँ क्या लिखते थे, फंक्शन एंड फंक्शन, प्रोसीजर एंड फंक्शन। इसी तरह टाइप में बता रही हूँ कि मैं एक रिकॉर्ड बना रही हूँ, उस टाइप को आपने एंड भी करना है। और वही सेम आपने सिर्फ चीज़ों को डिक्लेयर कर लेना है। डिक्लेयर का कीवर्ड लिखा, मैंने अपने वेरिएबल्स जो उन्होंने सवाल में गिवन थे उन वेरिएबल्स का मैंने नाम लिखा और आगे कॉलन के साथ उनकी डेटा टाइप्स को बता दिया। इसमें खास मुश्किल वाली कोई बात भी नहीं है। अब हम आगे देखें तो आगे उन्होंने कहा है राइट प्रोसीड, ये तो हो गया सॉरी,
2 पे जाएं तो उन्होंने कहा है अ 1D एरे रेंटल कंटेनिंग 500 एलिमेंट्स, यानी मेरे पास एक रेंटल नाम की एरे है और उसमें 500 एलिमेंट्स है, इज यूज टू स्टोर द डाटा ऑफ ऑल रेंटल रिकॉर्ड्स। जो इस सारे यानी हर एक में ये सारे रेंटल रिकॉर्ड्स का डाटा जो है वो स्टोर करवाना है, मुझे सिर्फ एरे को डिक्लेयर करना है। तो मैं कैसे एरे को डिक्लेयर करती हूँ, मैं डिक्लेयर का कीवर्ड लिखूंगी, अपने एरे का नाम लिखूंगी, कॉलन लगाऊंगी, इसके आगे मैं क्या लिखती हूँ, एरे का कीवर्ड लिखती हूँ, 1:500 लिखूंगी और उसकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, ये बेसिकली मैंने क्या बना दी थी, एक डाटा टाइप बना दी थी, ठीक है। तो उसमें किस तरह, अब उन्होंने कहा है 500 एलिमेंट टू स्टोर डाटा ऑफ रेंटल रिकॉर्ड, यानी रेंटल रिकॉर्ड टाइप की वैल्यूज को स्टोर करवाना है। तो मेरी डाटा टाइप का नाम क्या होगा, रेंटल रिकॉर्ड। ये देखो डिक्लेयर, मैंने अपनी एरे का नाम रखा रेंटल, एरे का कीवर्ड आ गया और उसकी डाटा टाइप क्या है, रेंटल रिकॉर्ड। ये जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि हर एक एरे के इंडेक्स में ये क्या हो गया, हाँ, ये जो मेरे पास हर एक एरे जो 500 एलिमेंट्स की इस तरह एरे बनेगी, उसके हर एक, जैसे इस इंडेक्स में ये सारी चीजें जो है वो स्टोर हो रही है, फिर मैं दूसरा इंडेक्स बनाऊंगी, उस इंडेक्स में भी ये सारी चीजें स्टोर हो रही है, क्योंकि मैंने इस टाइप की डाटा टाइप बना दी है। अब तीसरे में उन्होंने कहा है स्टेट 3 बेनिफिट्स of using an array of record to store the data of all rental record। अब मैंने बेनिफिट्स बनाने हैं कि मैंने ये array of records को क्यों यूज किया। अब उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, पहला तो ये हो सकता है ना, स्टोर रिलेटेड डाटा टुगेदर, कि मुझे जो सारी भी चीजें चाहिए थी अपने रेंटल्स के लिहाज से, कि उसकी आईडी क्या है, कार आईडी क्या है, वो सारी मैंने क्या किया, एक ही जगह को इजीली स्टोर करवा दिया। तो रिकॉर्ड बनाने से क्या फायदा हुआ, मैंने अपने रिलेटेड डाटा को एक साथ स्टोर करवा दिया। दूसरा क्या होगा, मुझे असेस करने में, उसे अपडेट करने में ज्यादा आसानी होगी। कैसे आसानी होगी, एक ही जगह से मुझे ये सारी चीजें मिल रही है। ऐसा नहीं कि अगर मैं अलग-अलग एरेज बनाती तो पहले मुझे रेंटल रिकॉर्ड में जाना था, उसकी ये वैल्यू चेंज करनी थी किसी पर्सन के लिहाज के लिए, फिर मैं दूसरी एरे को खोलती उसके लिए चेंज करती। अभी क्या फायदा है कि एक ही एरे बनाई है और उस एरे में ये सारी चीजें स्टोर हैं, तो मेरे लिए उसे असेस करना, अपडेट करना या डिलीट करना, जो भी मॉडिफाई करना है वो ज्यादा आसान है। और इसका क्या फायदा हो सकता है, हम सेम स्ट्रक्चर में ज्यादा सारे रिकॉर्ड्स को जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। यही सारे हम यहाँ भी पढ़ लेते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स हेल्ड ऑफ ईच रेंटल अंडर अ सिंगल आइडेंटिफायर, यानी एक वेरिएबल के अंदर मैं मल्टीपल डाटा टाइप के साथ उसकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा सकती हूँ। अलाउ फॉर आइटरेशन थ्रू रेंटल रिकॉर्ड, कैन असेस रेंटल रिकॉर्ड इन अ लूप एंड डायरेक्टली असेस यूजिंग एन इंडेक्स नंबर। और मैं सारे के सारे बजाय इसके कि मैं हर एक के लिए अलग-अलग एरेज बनाती, मैंने एक ही एरे बनाई और उन्हें मेरे लिए असेस करना लूप के जरिए से आसान हो गया। सिंप्लीफाइज द कोड, मेरे प्रोग्राम को क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, मुझे इतना लंबा ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा कोड जो है वो रिड्यूस हो गया, डुप्लीकेशन कम हो गई है, डिबगिंग करने में आसान होगा और प्रोग्राम की मेंटेनेंस जो है वो रिकॉर्ड्स बनाने से आसान हो जाएंगे। आगे चले, आगे कह रहे हैं अ प्रोग्राम कंटेन्स अ ग्लोबल 1D एरे नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 20 एलिमेंट्स ऑफ टाइप रियल। हमारे पास एक 1D एरे है नंबर्स, उसमें कितने एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स है, उसकी टाइप क्या है, रियल। हमने प्रोसीजर बनाना है, स्टोर विल इनपुट अ सीक्वेंस ऑफ अप टू 20 रियल नंबर वन वैल्यू एट अ टाइम, वो एक एक करके उस रियल नंबर को नंबर नाम की एरे के अंदर स्टोर करवाता जाएगा। इस प्रोसीजर में हमने ये काम करना है। These value will be assigned to elements of array using 4 स्टेप। अब हमारे पास वो कौन से 4 स्टेप हैं जिसके जरिए से होंगे। पहला क्या है, स्टोर द फर्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी कि जैसे ही मैं अपनी एरे को बना लूंगी, ये एरे को बनाऊंगी सीक्वेंस वाइज, पहला एलिमेंट आएगा उसे एरे के पहले इंडेक्स पे रखना है, दूसरा एलिमेंट आएगा उसे एरे के दूसरे इंडेक्स पे रखूंगी, तीसरा एलिमेंट आएगा उसे एरे के तीसरे एलिमेंट पे रखूंगी, चौथा आएगा उसे मैं एरे के चौथे पर रखूंगी। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टोर द फर्स्ट वैल्यू इन द सीक्वेंस इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, चेक ईच सब्सिक्वेंट वैल्यू इनपुट, हम इनपुट को चेक करते रहेंगे। इफ दिस वैल्यू इज लार्जर देन द प्रीवियस इनपुट वैल्यू, लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो ये 4 जो है वो इस 2 से लार्जेस्ट है, देन असाइन द वैल्यू टू द नेक्स्ट एरे एलिमेंट, अदरवाइज गो टू द फर्स्ट स्टेप।
अगर तो वो ग्रेटर है, यानी कि मैंने पहला है तो पहले में तो कुछ नहीं है, मैं 2 को रखवा दूंगी। जब मैं यूजर से दूसरी इनपुट लूंगी तो पहले मैं उस इनपुट को चेक करूंगी क्या वो इनपुट इससे ग्रेटर है। अगर तो ग्रेटर है तो मैं उसे सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करवाऊंगी। अगर ग्रेटर नहीं होती तो मैंने स्टोर नहीं करवानी थी और मैंने यूजर को कहना था दोबारा इनपुट कर, फिर उसने दोबारा इनपुट देनी थी और फिर मैंने चेक करना था क्या वो इनपुट ग्रेटर है। अगर ग्रेटर है तो मैंने उसे यहाँ पे स्टोर करवाना था, अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पे स्टोर नहीं करवाना था। बल्कि उन्होंने कहा है अदरवाइज गो टू द स्टेप 4, और अगर नहीं है तो आप स्टेप 4 पे चले जाओ। स्टेप 4 में क्या है, उसी वक्त आपने अपनी एरेज की इनपुट जो है उसे रोक देनी है। काउंट ऑफ द नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन एरे टुगेदर विद अ सुटेबल मैसेज, और आपने सिर्फ मुझे मैसेज के साथ बता देना है कि आपके एरे में कितने वैल्यूज जो है वो स्टोर हुए हैं। अब वो हम प्रोग्राम कैसे करेंगे, हम प्रोग्राम को देख सकते हैं। प्रोसीजर उन्होंने ऊपर ही बताया हुआ है कि प्रोसीजर का मेरे पास नाम क्या होगा, प्रोसीजर बनाना है स्टोर नाम का। तो मैंने प्रोसीजर को हम कैसे बनाते हैं, लिखा प्रोसीजर, उसका नाम क्या है स्टोर। एक मैंने अभी के नंबर को बताने के लिए वेरिएबल बना दिया कि अभी कौन सा मैं यूजर से इनपुट करवा रही हूँ, उसके लिए मैंने वेरिएबल बनाया है दिस नंबर, ठीक है। और एक मैंने अपनी प्रीवियस वैल्यू को भी तो चेक करना है ना कि वो उससे ग्रेटर है या नहीं, तो उसके लिए वेरिएबल बनाया है। क्योंकि मेरे पास एरे क्या थी, रियल टाइप की थी, तो मैंने इसके डेटा टाइप पे क्या रखी है, रियल रखी है। और एक मैंने इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाया है उसकी इंडेक्स को चेक करने के लिए। सबसे पहले मैंने यूजर से नंबर को इनपुट करवा दिया, ठीक है। और क्योंकि अभी वो मेरे पास पहला एलिमेंट है तो मैंने अपने लास्ट वाले नंबर के अंदर उस वाले नंबर को ही रखवा दिया। लेट्स से यूजर ने 2 एंटर किया तो वो 2 जो है वो लास्ट नंबर में भी जाके स्टोर हो गया। ये मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ये मेरे पास दिस वाला है, ठीक है, और ये वाला वेरिएबल मेरे पास क्या है, लास्ट वाला। अगर मैंने यूजर से इनपुट लिया 2 तो वही 2 इनपुट मैंने इस लास्ट नाम के वेरिएबल में भी रखवा दिया। और अब जो मेरे पास एरे थी, उस एरे के पहले इंडेक्स पर भी मैं अपना वही नंबर रखवा रही हूँ जो मैंने यूजर से लिया था, क्योंकि मैं ये भी मैंने रखवा दिया। जाहिर सी बात है क्योंकि अभी मेरे पास एरे एम्प्टी थी, जो मैंने यूजर से लेना था वही मैंने इसके ऊपर रखवा देना था। अब मैंने यूजर से दोबारा इनपुट ली, ठीक है। इस बार हो सकता है यूजर ने इनपुट दी है 9, मैंने इंडेक्स की वैल्यू को 2 पे अपडेट कर दिया। अब मेरे पास ये जो इंडेक्स है वो कहाँ चला गया, इस एरे के सेकंड वाली जगह पर, यहाँ पर खड़ा हुआ है। मैंने चेक किया है, व्हाइल लूप लगाया है, अगर तो मेरा इंडेक्स लेस देन है 21 से, क्यों, मेरे पास एरे कितनी थी 20, तो जाहिर सी बात है मैं उससे 1 लेस करूंगी। और मेरा अगर दिस नंबर जो है जो मैंने अभी यूजर से एंटर करवाया है वो बड़ा है मेरे इस पुराने वाले नंबर से, मैंने ये कंडीशन लगाई है। इसकी समझ आ गई। एक मैंने स्टॉपिंग के मेरा नंबर जो है, इंडेक्स जो है वो मेरे पास 21 होगा, तो जाहिर सी बात है मेरे पास एरे क्या है, फिल है, मैं कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकती। और दूसरी जो प्रोग्राम में स्टोर थी कि जो मैं यूजर से नया नंबर ले रही हूँ वो छोटा होना चाहिए मेरे पुराने वाले नंबर से। अगर ऐसा है तो जो भी मेरे पास नंबर ऑफ इंडेक्स इस वक्त आ रहा है उसमें वो वाली वैल्यू रखवा दो, तो यूजर ने दी हुई है लास्ट वाले नंबर के अंदर, और फिर वो वाली वैल्यू 9 को उठा के हम लास्ट वाले नंबर में भी रखवा देंगे और इंडेक्स को +1 कर दो, ठीक है। इसमें भी मैंने सिंपल सी कंडीशन एक लगा दिया कि अगर तो मेरे पास इंडेक्स 21 से छोटा है, दोबारा चेक किया तो यूजर से दोबारा इनपुट ले लो। अब वो यूजर से दोबारा इनपुट ले लेगा, कब तक लेता रहेगा, जब तक मेरा नंबर 21 नहीं हो जाता। और एंड पे मैंने सिंपल आउटपुट से अपने इंडेक्स को ले लिया। इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना था कि आपने यूजर से बार बार इनपुट लेती रहना है और चेक करना है, अपनी एरे 20 में 20 इनपुट लेते रहना है और चेक करना है कि जो मैं नया नंबर ले रही हूँ वो मेरे पुराने वाले नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो अपने प्रोग्राम को खत्म कर दो। अगर ऐसा नहीं होता, एंड का क्या मतलब है कि मेरे पास ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी, मैं अपने लूप से बाहर आ जाऊंगी और स्क्रीन के ऊपर उस इंडेक्स का नंबर और मैं बस शो करवा दूंगी डैड से। इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन उन्होंने लूप यूजिंग लास्ट नंबर से किया था। हम इसके लिए छोड़ देते हैं, फिलहाल आप इसी प्रोसीजर को लेकर इसी के साथ इसे सॉल्व कर लेना। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम चेंज। अब मेरे पास प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज हो गई है। द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ सीक्वेंस इज नोन,
अब मुझे सीक्वेंस के अंदर अपने नंबर की वैल्यूज जो है वो पता है, बट मे बी हायर देन 20, कि वो 20 से ग्रेटर हो सकते हैं. द वैल्यू विल नीड टू बी असेस्ड बाय अदर प्रोग्राम एज डेटा. और मुझे उस डेटा को किसी और प्रोग्राम के जरिए से उसे असेस करने. डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल. अब जो डाटा है वो किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर्ड है बजाय इसके एरे. पहले तो एरे बनी हुई थी ना, अब एक टेक्स्ट फाइल है उसमें डाटा स्टोर है. अब मैंने बेनिफिट्स बताने हैं कि मैंने टेक्स्ट फाइल को क्यों यूज की है इस एरे की बजाय. तो उसका बेनिफिट्स क्या हो सकता है? पहला तो ये हो सकता है, एरे में क्या था मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास, उन्होंने बताया कि मेरे पास जो भी डाटा है वो 20 से ज्यादा हो सकते हैं. एरे अगर मैंने बनानी है तो एरे में मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया कि मेरा डाटा क्या है, 20 है. कल को मेरे पास डाटा 30-40 आ जाएगा तो मैं उस एरे को इंक्रीज नहीं कर सकती. लेकिन अपनी टेक्स्ट फाइल, क्योंकि टेक्स्ट फाइल में कोई लिमिट नहीं है, मैं अपने डाटा को ज्यादा लिख सकती हूँ. तो इसका पहला ये हो सकता है, अ टेक्स्ट फाइल कैन स्टोर मोर देन 20 वैल्यूज सो इट इज नॉट लिमिटेड बाय अ फिक्स एरे साइज. ये इसका पहला बेनिफिट बन सकता है. दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है कि एरे के अंदर तो हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर हो रही है ना, मेमोरी में रैम में स्टोर हो रही है. जैसे ही मैं अपने सिस्टम को, प्रोग्राम को खत्म करूंगी, मेरे पास वो सारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाएगा. लेकिन टेक्स्ट फाइल मेरे पास क्या होती है, परमानेंट होती है, जो हमारे रोम के अंदर, हमारे लैपटॉप की स्टोरेज के अंदर हम उसे स्टोर करवा देते हैं. तो इससे डाटा क्या होगा, वो परमानेंटली जो है वो स्टोर हो जाता है. यहाँ से भी अगर हम पढ़ ले, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल इज नॉट फिक्स नॉट लिमिटेड. वही बात जो मैंने अभी बताई हुई है, और डाटा इज स्टोर परमानेंटली, वही चीज लिखी हुई है. दूसरा उन्होंने कहा हुआ है, स्टेट एनी चेंज दैट विल नीड टू बी मेड बिफोर ईच वैल्यू इज रिटर्न टू अ फाइल. कोई ऐसा चेंज मुझे बताना है. अगर मुझे इस वाले डाटा को, ये जो मेरे पास रियल वाला डाटा था, इसको मैंने टेक्स्ट फाइल में लिखना हो तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, खुद सोचो. अगर मैंने टेक्स्ट फाइल में लिखना होगा तो मुझे उसके क्या चाहिए होगा, स्ट्रिंग में चाहिए होगा. और मेरा डाटा किस में था, रियल में. तो मुझे अपनी रियल वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ईच रियल वैल्यू वुड हैव टू बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग. समझ आ गए? नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, अ प्रोग्राम इज बीइंग डिजाइन्ड इन सूडो कोड. ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है. प्रोग्राम कंटेन्स द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल एरे. हमारे पास एक एरे है, माई डाटा उसका नाम है. एरे में थाउजेंड्स एलिमेंट्स है और उसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है. फंक्शन हमारे पास है फाइंड फर्स्ट का, इज रिटर्न टू सर्च द एरे फॉर अ गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट is written to search the array of a given string. यानी हमारे पास स्ट्रिंग नाम की एरे में से मैंने किसी चीज को सर्च करना, तो उसके लिए फाइंड फर्स्ट नाम का हमारे पास फंक्शन है जो हमें रिटर्न कर रहा है उस नंबर जो हम सर्च कर रहे हैं कि वो मुझे उस स्ट्रिंग का पहला इंडेक्स किस इंडेक्स के ऊपर वो मुझे मिला हुआ है. ठीक है, फाउंड हुआ है तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, -1 को रिटर्न करेगा, जिसका क्या मतलब होता है कि वो मुझे फाउंड नहीं हुआ. ये फंक्शन इस तरह बनाया गया है. फंक्शन का नाम रखे उन्होंने फाइंड फर्स्ट. एक वर्ड लिया हुआ है जो मुझे नीचे मिलेगा कि मैंने किस वर्ड को लेना है. इसकी डेटा टाइप क्या, इंटीजर, क्योंकि उसने मुझे क्या बताना है, वो उसका इंडेक्स बता रहे हैं, इसीलिए उसके रिटर्न टाइप क्या, इंटीजर. एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल लिया, एक फाउंड नाम का वेरिएबल लिया. फाउंड डेट में -1 बताया. -1 का क्या मतलब होता है कि अभी मुझे डाटा नहीं मिला. मैंने अपना लूप चलाया, लूप मैंने 1 से 1000 तक चलाया और मैं चेक कर रही हूँ माई डाटा ऑफ इंडेक्स में. अगर तो मुझे अपनी ये वाला जो मुझे वर्ड सर्च करना है वो मिल जाता है तो मैं फाउंड एट मिल जाता है. और फिर चेक करो कि अगर मेरा फाउंड एट -1 पर है तो इसका मतलब है फाउंड एट में उस इंडेक्स को रखवा दो. अगर नहीं है तो वो क्या करेगा, लूप को बार बार चेक करता रहेगा. और अगर मेरे 1000 एलिमेंट पूरे हो जाते हैं और मुझे ये वाला नंबर नहीं मिलता तो मैं क्या करूंगी, सिंपल अपने फंक्शन को रिटर्न करवा दूंगी और मेरा प्रोग्राम क्या है, एंड हो गया. इस प्रोग्राम में इतना ये समझ आ गई होगी, सिर्फ हम अपने रिटर्न करवा रहे हैं किसी वैल्यू को कि वो उस एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है. और लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम मुझे सर्च करके दो, लेट्स से ऐसी सर्च करके दो. तो हो सकता है ये इतनी बड़ी एरे है तो इसमें यहाँ पर इस इंडेक्स में भी ऐसा आ रहा है
और यहाँ पे भी कहीं इस इंडेक्स पर एस आ रहा है, तो ये फंक्शन उस एस का पहला अकोरेंस किस इंडेक्स पर आ रहा है सिर्फ मुझे वो रिटर्न करना है, ठीक है। Comment on why the programmer choose -1 as the initial value of found at। मुझे बताना है कि इस found at की initial value उसने -1 ही क्यों यूज किया। मैंने पहले भी बताया था कि ये -1 हमारे पास क्या होती है, सेंटिनल वैल्यू होती है, जो हमें बताता है कि अभी कोई चीज नहीं मिली। अगर आपको याद हो abstract data टाइप में स्टैक्स पढ़ा था, उसका बेस पॉइंटर भी हम -1 करते हैं। बेसिकली प्रोग्रामिंग में -1 क्या इंडिकेट करता है कि अभी मेरे पास क्या है, एम्प्टी है। अगर मैं 0 लिखूंगी तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 0 उसमें वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम हमेशा जब हमने किसी भी अपने डेटाबेस को रिप्रेजेंट करना हो कि वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं, -1। -1 हमेशा याद रखना है ये क्या है, एक सेंटिनल वैल्यू है। अब क्योंकि उसका एक और रीजन ये भी हो सकता है, मेरे पास एरे क्या है, 1 से 1000 है, तो इस 1 से 1000 एरे के बीच में कभी -1 आ ही नहीं सकता। तो हम इसीलिए भी अपने एरे को बताने के लिए कि मुझे कोई चीज नहीं मिली, -1 का यूज करते हैं। अगर यहाँ भी देखें, इट इज अ वैल्यू दैट इज इनवैलिड एज एन एरे इंडेक्स नॉट इन अ रेंज ऑफ वैलिड, यानी ये एक ऐसी वैल्यू है जो उस एरे के रेंज के अंदर नहीं है, तो हम उससे सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें वो चीज नहीं मिली। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ आउटर कंडीशनल क्लोज, इसका मैंने पर्पस बताना है। तो अब हमारे पास इसका क्या पर्पस हो सकता है, आउटर कंडीशनल क्लोज हमारे पास कौन सी है, ये वाली होगी, क्योंकि एक कंडीशनल क्लोज ये है और आउटर क्या है, ये इनर है। ये बेसिकली यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, नेस्टेड इफ जो है वो हमारे पास यूज हो रहा है। अब नजर आया, तो मैंने इसका पर्पस बताना है। इसका पर्पस क्या है, आउटर कंडीशनल क्लोज, ये इसका पर्पस यही है कि मेरे पास इस इंडेक्स पे, यानी अपनी एरे का जो भी इंडेक्स है उस पे मैं वैल्यू को सर्च कर रही हूँ, कंपेयर कर रही हूँ कि अगर मुझे मिल जाती है तो इसका मतलब है मेरा स्ट्रिंग मिल गया है, और अगर मुझे नहीं मिलती तो इसका क्या मतलब है कि मेरा स्ट्रिंग जो है वो नहीं मिला। टू टेस्ट वेदर द करंट एलिमेंट और वैल्यू एट इंडेक्स वो हमारे पास गिवन सर्च स्ट्रिंग के बराबर है या नहीं है, सिर्फ इसका ये काम है। तीसरा है द इनर कंडीशनल क्लोज इंश्योर दैट ओनली द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट इफ एनी इज रिटर्न, एक्सप्लेन हाउ दिस क्लोज वर्क। वो कह रहे हैं कि इंडेक्स क्लोज सिर्फ हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मुझे जो एलिमेंट है उसकी फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है, उसकी अकोरेंस का किस तरह हमने एक्सप्लेन करना है। तो देखो -1 का क्या मतलब है कि अभी मेरे पास फाउंड एट पे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब मैं अपने डाटा को फाउंड करने दूंगी, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो जैसे ही मुझे अपना ये वाला सर्च स्ट्रिंग मिल जाएगा, इसमें मैं वो वाली चीज रखवा रही हूँ, तो जब पहले कुछ भी नहीं था तो उसका फर्स्ट अकोरेंस की वैल्यू उसमें आएगी ना। The value I found at is only updated to the current index if the currently store of the initial value. Found at is not updated, यानी कि जब वो -1 है उससे पहले तो वो अपडेट ही नहीं हो सकता, that's why। अब उसका बी पार्ट है, the pseudocode does not use the most appropriate loop construct, explain why this is not मोस्ट अप्रोप्रिएट। वो कह रहे हैं कि इस सूडो कोड में सबसे अच्छा लूप उन्होंने यूज नहीं किया जो यहाँ पे यूज होना चाहिए था। Why this is not the most, ये जो लूप फोर लूप यूज किया हुआ है ये अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है। अगर ये देखो फोर लूप ने कहाँ गया प्रोग्राम, इस फोर लूप ने कब तक चलना है, जब तक 1 से मेरे पास वैल्यूज 1000 नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सर्च स्ट्रिंग में मेरे पास अभी मैंने बताया हुआ है एस लिखा हुआ है और वो मुझे इंडेक्स 2 के ऊपर मिल गया है और वो मुझे यहाँ पर वो इंडेक्स भी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये मेरे पास लूप जो है रन होता रहेगा, मुसलसल रन होता रहेगा जब तक मेरे पास वैल्यू क्या 1000 नहीं हो जाती। तो इसलिए ये लूप क्या है, मेमोरी को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, मुझे इसकी जगह कोई और लूप को यूज करना चाहिए। इसका आंसर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि लूप ने फर्स्ट अकुरेंस मिलने के बाद भी मैचिंग 5 कौन सा था, बी का 1 है, यही है। कंपैरिजन टू बी मेड इफ द सर्च वैल्यू स्ट्रिंग मैचिंग एलिमेंट्स इज फाउंड और नो, यानी इसमें आपने सिर्फ यही लिखना है कि हमारे पास अगर मुझे उसका सेकंड इंडेक्स पे भी मिल जाता है फिर भी मेरे पास लूप क्या है वो कंटिन्यूसली जो है वो रन होता रहेगा।
सजेस्ट एनी जस्टिफाई और मोर अप्रोप्रिएट लूप बताना है कि अगर मैंने इसकी जगह कोई यूज करना होता तो मैं वैसे वाइल लूप को यूज कर सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर मुझे जैसे ही वैल्यू मिल जानी थी मैंने अपने लूप को एंड कर देना था। मैं ऊपर कंडीशन लगा सकती थी कि वाइल इंडेक्स, जब तक मेरा इंडेक्स जो है वो 1000 से लेस देन है और मेरा फाउंड एट -1 पर है तो मेरा अंदर वाला काम करो। अब जैसे ही उसने यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स चेंज होना था, मेरा लूप क्या हो जाना था, एंड हो जाना था और मैंने अपने प्रोग्राम को खत्म कर देना था, इसलिए मैं यहाँ पे वाइल लूप का यूज कर सकती थी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? स्टूडेंट्स आर लर्निंग अबाउट सिंपल चेक डिजिट मेथड फॉर डेटा वैलिडेशन। चेक डिजिट हमारे पास क्या होता है, कुछ आइडिया है? चेक डिजिट हमारे पास बेसिकली होता है इज एन एक्स्ट्रा डिजिट एडेड टू द एंड ऑफ अ नंबर टू हेल्प डिटेक्ट एरर्स। अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो बेसिकली ये कह लो ये एक प्रोडक्ट है तो इसका ये जो लास्ट वाला है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, चेक डिजिट है जो चेक करता है किसी भी प्रोडक्ट को कि वो प्रोडक्ट वैलिड है या नहीं है, एरर फ्री है या नहीं है। In this method, a single check digit is appended to the end of the original number to give a new number. हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन द ओरिजिनल नंबर। अपने ओरिजिनल नंबर्स के अंदर जितने भी सारे डिजिट्स होते हैं, जैसे ये मेरे पास ओरिजिनल नंबर है, इस सब का सम करती हूँ, मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है। यूजेस इंटीजर डिवीजन टू कैलकुलेट अ रिमाइंडर व्हेन द सम इज डिविजिबल बाय 10। मैं अपने उस वाले वैल्यू को 10 से फिर डिवाइड कर देती हूँ, उसका मोड ले लेती हूँ। अगर मैं 10 को 13 पर डिवाइड करूंगी तो 10 3s आर, हाँ 3s आर आ जाएगा, वो मेरे पास इंटीजर आ जाएगा। तो मेरा नया नंबर क्या बनेगा, 41623। इस तरह मेरे पास वो जो 3 मैंने निकाला होता है और मेरे पास रिमाइंडर आता है, उसे मैं अपने नंबर के साथ ऐड कर देती हूँ। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, चेक डिजिट का मेथड है। उसमें क्या कह रहे हैं, द मेथड डिस्क्राइब कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट सिंगल डिजिट एरर। फॉर एग्जांपल, इफ द न्यू नंबर इज इनकरेक्टली इनपुट as this, then the check digit does not match and input will be rejected. An incorrect attempt was made to enter, यानी कि अब हमारे पास ये वाला नंबर था और एक इनकरेक्ट अटेम्प्ट हुई है। द फर्स्ट 2 digits were entered incorrectly and the last 3 digits were entered correctly. Why this number was tested, the check digit was found to be correct and the input was accepted. Identify the examples of the incorrect attempt. ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक डाटा है 41623। इसके जो किसी ने अटेम्प्ट की है ना इसे देखने की, तो उसके जो पहले 2 डिजिट्स हैं वो उन्होंने गलत ऐड किए हैं और आखिरी जो 3 डिजिट हैं, लास्ट 3 डिजिट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट एंटर किए हैं। अब सरप्राइजिंगली बात क्या है कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट चेक डिजिट है वो फिर भी ठीक है, यानी कि किसी ने किसी भी प्रोडक्ट का उसने देखा है लेकिन उसने पहले 2 गलत ऐड किए, आखिरी 3 ठीक लगा दिए, लेकिन हम हमेशा अपने लास्ट डिजिट से देखते हैं, लेकिन वो हमारे पास जो चेक डिजिट है वो करेक्ट है। अब हमने फाइंड करना है इनकरेक्ट नंबर। अब हम कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास नंबर इनकरेक्ट है या नहीं है? तो हम क्या मेथड को यूज करेंगे, हम सेम मेथड को यूज करेंगे। जो हमारे पास वैल्यू होगी हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में से लास्ट वाले को निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट वाला मुझे पता है वो टेस्ट चेक डिजिट है। मैं उनका सम करूंगी, सम करने के बाद उसका मोड 10 के साथ जो है वो ले लूंगी। अगर तो मेरे पास वही आंसर आ जाता है तो उसका क्या मतलब है कि मेरे पास नंबर जो है वो करेक्ट है, और अगर नहीं आएगा तो गलत है। यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एनी नंबर वेयर द फर्स्ट 2 डिजिट्स सम टू 515 एंड द लास्ट 3 डिजिट्स आर 623, द रिमाइंडर इज द सेम द सम ऑफ द फर्स्ट 4 डिजिट। वही है कि आप कैसे चेक करो कि आपने अपने सारे वाले मेथड को एक्सप्लेन कर देना है। अब बी पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, अ मॉड्यूल जनरेट विल टेक एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एन ओरिजिनल नंबर
हमने जनरेट नाम का मॉड्यूल यानी फंक्शन क्रिएट करना है जो एक इंटीजर वैल्यू लेगा एंड रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ न्यू नंबर विच इंक्लूडिंग अ चेक डिजिट द ओरिजिनल नंबर ऑलवेज एट लीस्ट 3 डिजिट्स इन लेंथ। हमने सूडो कोड बनाना है अज्यूम दैट अ पैरामीटर इज वैलिड। हमारे पास एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी जो हमारे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर को जाहिर करेगा, ठीक है। और आउटपुट हमारे पास एक नया इंटीजर वैल्यू होगी जो हमें एंड पे चेक डिजिट को साथ भी अपेंड करना पड़ेगा। तो इसका हमने सूडो कोड बनाना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर होगा, उसके सारे डिजिट्स को हमें रीड करना पड़ेगा। मैंने अभी तक तो ये सिंपल मैथ्स में लिखा हुआ था ना, इस पूरे को मैंने सूडो कोड में कन्वर्ट करना है कि मैं ओरिजिनल नंबर को रीड करूंगी, उसका मैं सारा सम करवाऊंगी, जो मेरे पास आंसर आएगा उसका मैं मोड ले लूंगी 10 के साथ, जो मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा फिर उस रिमाइंडर को मैं अपने नंबर के साथ ऐड कर दूंगी। तो अगर मुझे ये सारा सूडो कोड में लिखना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगी, यानी कि मैं एक फंक्शन बनाऊंगी, अपने फंक्शन का नाम जनरेट रखूंगी। अब मुझे पैरामीटर के अंदर यूजर से ओरिजिनल नंबर भी तो लेना है, तो पैरामीटर में वेरिएबल बना दूंगी किसी भी टाइप का, ओरिजिनल टाइप का, और उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर हो जाएगी। और मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगी, ये देखो फंक्शन बनाया, उसका नाम क्या रखा, जनरेट, क्योंकि मैंने यूजर से ओरिजिनल नंबर लेना है तो वो यूजर से ये ओरिजिनल नंबर ले रहा है और उसकी डेटा टाइप क्या आ गई, इंटीजर आ गई, ठीक है। मैंने क्योंकि सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या था कि मैंने सम निकालना होता है, सम निकालना होता है ना सारे नंबर्स का, तो मैंने सम के लिए टोटल नाम का वेरिएबल ले लिया, इंडेक्स ले लिया जो एक एक करके मेरे सारे नंबर को रीड करेगा, और चेक डिजिट जो मेरे पास एंड वाला कैलकुलेट करके आएगा, इसके लिए मैंने ये वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और एक नम स्ट्रिंग जो हमारे पास नंबर आएगा, सबसे पहले टोटल नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने 0 को रखवा दिया। ये तो आपको पता है ना कि जब हम सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें हम अपनी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखवाते हैं। अब नम स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सबसे पहले तो मुझे स्ट्रिंग, यूजर तो मुझे स्ट्रिंग में देगा ना, ये देखो मैंने इसके डेटा टाइप कहाँ गया, सॉरी, हाँ हमने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है अपने नंबर को। तो मैं क्या करूंगी, जो यूजर ने मुझे इंटीजर में नंबर दिया होगा, सबसे पहले मैं इस फंक्शन के साथ उस नंबर को कन्वर्ट कर दूंगी। ये फंक्शन अभी हमने अपने पहले सवाल में भी पढ़ा हुआ है। नाम टू स्ट्रिंग क्या काम करता है, हमारे पास जो नंबर टाइप का होता है उसे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो नंबर टाइप का मुझे यूजर इंटीजर में वैल्यू देगा, मैं उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगी। क्यों कन्वर्ट करूंगी, अब मेरे पास 4162 है, इसमें मैंने 4 को अलहदा रीड करना है, 1 को अलहदा रीड करना है, 6 को अलहदा रीड करना है और 2 को मैंने अलहदा रीड करना है। तो मुझे उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इस सारी चीजों में से सिंगल कैरेक्टर को निकालने के लिए मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। सोचो क्या हो सकता है, या तो सबस्ट्रिंग का फंक्शन यूज करेंगे या मिड का फंक्शन यूज करेंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन सा यूज किया हुआ है। इंडेक्स 1 से हमने लेंथ तक जाना है जो मेरे पास उस सब स्ट्रिंग की है, और टोटल में क्या रखवा दो, स्ट्रिंग टू नम में हम कन्वर्ट करें। पहले हमने क्या किया था, एक नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, जब मुझे उसका टोटल लेना होगा तो जाहिर सी बात है मैं अपने स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करूंगी, और अलहदा लेने के लिए मैंने वही मिड का फंक्शन यूज किया जिसमें मैं अपने पहले वाले नंबर स्ट्रिंग को पास करवाऊंगी, जो एक आएगा, और इंडेक्स को पास करवाती जाऊंगी, और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। इस तरह क्या होगा कि अगर यूजर ने 4162 दिया हुआ है तो इस मिड के जरिए से मेरे पास पहले 4 अलहदा होगा, फिर 1 अलहदा होगा, फिर 6 अलहदा होगा, फिर 2 अलहदा होगा। पहले मेरे पास टोटल में क्या पड़ा हुआ था, 0 पड़ा हुआ था। जब मेरे पास 4 अलहदा होगा तो 0 + 4 टोटल में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। फिर जब मेरे पास 1 अलहदा होगा तो उस में क्या था, 4 और 4 + 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। इस तरह मेरे पास उसका सम इसमें आ जाएगा। और चेक डिजिट हम कैसे निकालते हैं, वही निकालते हैं कि जो मेरे पास सम आया होगा उसका मैंने मोड ले लेना है 10 के साथ। तो ये लाइन तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, जो मेरे पास ये टोटल सम निकला हुआ है उसका मैं मोड ले लूंगी 10 के साथ, और वो जो 10 मेरे पास आ जाएगा, 10 कह रही हूँ सॉरी, जो चेक डिजिट मेरे पास आ जाएगा बेसिकली मैं उस नंबर के एंड पर रखवा दूंगी। तो मैं उस नंबर में क्या स्टोर करवा रही हूँ, उसे मल्टीप्लाई करवा दो चेक डिजिट के साथ। इन्होंने साथ ही उसे 10 से भी मल्टीप्लाई करवा दिया जो हमने ऊपर किया हुआ है, और सिंपल हम अपने नंबर को रिटर्न करवा दे हैं। और ये उसकी सारी एक्सप्लेनेशन उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। हम फंक्शन, सारे फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं,
किस तरह यूज करेंगे इसे हम डिटेल वीडियो इस पे भी बनाऊंगी, ठीक है। अभी के लिए आप इसे एज इट इज याद कर लो। उसके बाद हमारे पास इसका बी पार्ट भी है। अ मॉड्यूल जनरेट विल टेक एन इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एन ओरिजिनल नंबर, बल्कि ये हमने वही अभी जो सवाल किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हमने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनानी है जो मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर होती है। ये हमारे पास करंट स्टेट है, ये उन्होंने दी हुई है कि उससे इनपुट क्या निकल रही है और नेक्स्ट स्टेट से आउटपुट क्या आनी चाहिए, और ये नेक्स्ट स्टेट है। और इस तरह की हमने डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो हम इसे देख लेते हैं हमारी डायग्राम कैसे बनती हैं। ये देखो डायग्राम के स्टेट्स को हम किस में लिखते हैं, हमेशा आपकी स्टेट्स जो है ऐसे सर्कल के अंदर आती हैं, ठीक है। और उसकी ट्रांजिशन जब मैंने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में मूव करवाना हो तो उसकी ट्रांजिशन जो होती है वो मैं ऐसे एरो के साथ लगाती हूँ, उसके ऊपर मैं अपने इनपुट और आउटपुट को अलहदा कर देती हूँ। पहले में उन्होंने कहा है कि हमारे पास S1 स्टेट है और उसने कहाँ पर जाना है, S3 पे जाना है। मैंने एक ये सर्कल ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने एक ये वाला सर्कल जो है ड्रॉ कर दिया और मैंने बता दिया कि S1 से S2 की तरफ तुमने मूव करना है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट क्या है कि उसने A2 इनपुट लेना और X2 आउटपुट प्रोड्यूस करवाना है। ये मैंने ऊपर ट्रांजिशन के ऊपर लिख दिया। दूसरी स्टेट पढ़ते हैं हम सिंपल। दूसरी स्टेट कह रहे हैं कि आपके पास S1 है और उसने S2 की तरफ जाना है। हमारे S1 ने S2 की तरफ, पहले किस पे गया, S3 के ऊपर, अब उसने S2 की तरफ जाना है और उसकी स्टेट क्या है, A1 और X1, और ये मैंने उसकी स्टेट को लिख दिया। तीसरा पढ़ो, S2 से उसने मूव करना है S5 की तरफ। यहाँ मैंने S2 बनाया था, मैंने एक S5 भी बना दिया और ये मेरे पास उसकी इनपुट और आउटपुट्स थी, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तीसरी स्टेट देखो, S3 से हमने S3 की तरफ मूव करवाना है, यानी इस S3 से मैंने S3 की तरफ ही मूव करवाना है, तो मैं इसका एरो इस तरह लगा दूंगी। समझ आ गई? ये देखो मेरे पास सेल्फ एरो कह दे कि S3 से S3 की तरफ मूव करवाना है, इसकी स्टेट क्या है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सारा का सारा टेबल आपने एज इट इज रीड करना स्टार्ट करवाना है। वो जिस स्टेट से आपको जिस स्टेट की तरफ मूव करवाने के लिए कहेंगे, आपने सिर्फ अपने एरोस को वहां ड्रॉ करवा देना और इनपुट आउटपुट को आपने इस तरह ऊपर लिख देना है। नेक्स्ट में सिंपल कहा है आपने S3 से S4 की तरफ मूव करवाना है, तो हमारे पास ये S3 वाली स्टेट थी, हम S4 के ऊपर मूव करवा दी, हमने अपने इनपुट आउटपुट वहां लिख दिए। फिर हमने S4 से S4 की तरफ ही मूव करवाना था, तो ये देखो मैंने S4 से S4 की तरफ ही मूव करवा दिया है। और फिर S4 से हमने S2 की तरफ मूव करवाना था, ये मेरा S4 था, ये मैंने S2 की तरफ मूव करवा दिया। और S4 से S5 की तरफ मूव करवाना था, तो मैंने अपने S4 से S5 की तरफ मूव करवा दिया। ये सिंपल से मुफ्त के नंबर है, आप लोगों के 5 नंबर जो है वो मुफ्त के नंबर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट्स को हमने सर्कल में लिखना है और किस तरह मैंने मूव करवाना है। उसके बाद स्ट्रक्चर चार्ट हमने सिंपल सा ड्रॉ करवाना है, जिसमें उन्होंने ये सारे स्टेप्स बताए हुए हैं और हमने स्ट्रक्चर चार्ट को ड्रॉ करवाना है। तो अब हम कैसे ड्रॉ करवाएंगे। सेटअप बेसिकली मेरे पास क्या है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं सेटअप मेरे पास क्या है, एक प्रोसीजर है, वो मेन आ गया जिसके ऊपर सारा काम स्टार्ट होगा। अब इसके अंदर एक और प्रोसीजर है, रीस्टार्ट उसका नाम है, ठीक है। H1 उसमें एक इनपुट है और एक उसमें C1 इंटीजर में है, यानी कि मेरे पास रीस्टार्ट है, एक सेटअप से H1 इनपुट उसकी तरफ जा रही है। ये पैरामीटर में क्या होती है, वैल्यूज जा रही है ना, तो मैंने इसमें एक ब्लॉक में लिख दिया रीस्टार्ट, H1 इसकी तरफ जा रही है और H2 इसकी तरफ जा रही है। ये बेसिकली मेरे पास सर्कल फिल नहीं है। क्यों नहीं फिल, क्योंकि अभी ये मेरे पास पैरामीटर्स में वैल्यूज जा रही हैं, ठीक है। फिर एक फंक्शन बनाया, उसका नाम है मॉडिफाई, जिसमें B1 बुलियन जा रही है और वैल्यू क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है, यानी वो अपने इस प्रोग्राम को रिटर्न करेगी। मैंने एक मॉडिफाई नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें मेरे पास क्या था, B1 बुलियन नाम का वेरिएबल है और इसने वैल्यू क्या करनी है, रिटर्न करनी है। ये फंक्शन के लिए था, ठीक है। ये क्या था, प्रोसीजर के लिए था। फंक्शन में B1 आया और उसने अपना काम परफॉर्म किया और उसके बाद ये वैल्यू क्या है, रिटर्न करी अपने प्रोग्राम की तरफ जो उन्होंने लिखा हुआ था। इसीलिए यहाँ पे ये दो एरोस जो है वो यूज हुए। समझ आ गई? तीसरी लाइन पर हो, ये भी डायग्राम बनाना बहुत आसान है, आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना है, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि प्रोसीजर बनाओ फाइनल नाम का और उसमें हमारे पास
पैरामीटर में क्या जा रही है, T1। मैंने फाइनल नाम का बनाया और उसमें मेरे पास क्या जा रहा है, T1। मैंने 3 लाइंस पढ़ी, मैंने अपने 3 ब्लॉक्स में वो काम लिख दिया। समझ आ गए? अब प्रोसीजर बनाओ अपडेट नाम का बाय रेफरेंस R2 स्ट्रिंग, यानी कि आपने अपडेट नाम का बनाना है। बाय रेफरेंस का मतलब होता है कि आप उससे वैल्यू लेकर जिससे ली होती है उसी में वैल्यू को चेंज करवा रहे हो, तो उसका साइन हमारे पास बाय रेफरेंस का साइन ये होता है कि आप वैल्यू ले भी रहे हो और उसी वक्त उसे चेंज भी करवा रहे हो। इसमें क्या होता है, प्रोसेस होकर आउटपुट हो रहा है। इसमें क्या है, एट अ टाइम हमारे पास आउटपुट हो रही है, तो उसका सिंबल मेरे पास क्या है, सर्कल लगाना है। एक एरो ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक एरो क्या है, नीचे की तरफ चला जाएगा, दैट्स इट। उसके बाद फंक्शन कंफर्म करवा देना है जिसने रिटर्न करवाना है बूलियन। तो हम क्या करेंगे, कंफर्म फंक्शन बना के एरो का मुंह ऊपर की तरफ रखेंगे। ये देखो मेरे पास एरो का मुंह ऊपर की तरफ आ गया जिसने फाइनल में रिटर्न कर देना है, और मेरे पास ये फाइनल डायग्राम बन गया। होप सो इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। ये देखो बाय रेफरेंस पैरामीटर टू अपडेट, ये सारी वैल्यूज भी लिखी हुई है और ये इजीली हो जाएगा। ये भी आपके पास मुफ्त के 5 नंबर है। अब नेक्स्ट हमारे पास 8 वाला प्रोग्राम क्या कह रहा है, अ प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड टू मैनेज स्टूडेंट बुक्स लोन फ्रॉम अ कॉलेज लाइब्रेरी। यानी कि इस प्रोग्राम में कह रहे हैं कि एक लोन जो है हम कॉलेज लाइब्रेरी से प्रोग्राम बनाने के स्टूडेंट जो है वो बुक लोन कॉलेज लाइब्रेरी से ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट में बोरो अप टू 5 बुक्स एट अ टाइम एट अ लाइब्रेरी, यानी एक बच्चा एक वक्त में उस लाइब्रेरी से 5 बुक्स को बोरो कर सकता है। द प्रोग्राम हैज टू डिफाइन रिकॉर्ड टाइप टू ईच लोन। हर लोन को डिफाइन करने के लिए हमने कौन सी डाटा टाइप को यूज करना है, रिकॉर्ड डाटा टाइप को यूज करना है। उसका बताया हुआ है कि उसमें क्या क्या होगा, स्टूडेंट आईडी होगा जिसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। एक यूनिक आईडी है कि किस बच्चे ने उस बुक को बोरो किया है। बुक आईडी क्या है, स्ट्रिंग में है कि हम बता रहे हैं यूनिक बुक के कौन सी बुक को बोरो किया हुआ है, और ऑन लोन बुलियन में क्या उसने वो रिटर्न कर दी है या नहीं रिटर्न की है। ठीक है, द प्रोग्राम हैज टू डिफाइन अ ग्लोबल एरे लोन। अब मैंने लोन की एरे बनानी है जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 5000 रिकॉर्ड टाइप के एलिमेंट्स है, यानी 5000 ये सारी वैल्यूज होंगी। देयर आर मोर एलिमेंट्स इन द एरे देन बुक्स इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर मौजूद है। अनयूज्ड एलिमेंट्स हैव द स्टूडेंट आईडी सेट टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। और जो मेरे पास एलिमेंट्स इस 5000 एरे में से यूज नहीं होंगे उसकी स्टूडेंट आईडी को मैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ सेट कर दूंगी। दिस में अगर एनीवेयर इन द एरे, वो एरे में कहीं भी हो सकते हैं। द प्रोग्रामर हैज डिफाइंड द फर्स्ट प्रोग्राम मॉड्यूल। अब प्रोग्रामर ने इस पूरे प्रोग्राम का पहला मॉड्यूल बनाना है ओके टू बोरो का। इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, कॉल विल द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ स्टूडेंट आईडी, यानी इसके इस पैरामीटर के अंदर एक तो मैंने स्टूडेंट आईडी पास करवानी है जिससे वो चेक करेगा कि उसने कितनी की बुक्सों को लोन लिया है या नहीं लिया। जैसे सर्च द एरे फॉर द लोन रिकॉर्ड्स ऑफ द स्पेसिफिक स्टूडेंट, कि उस स्टूडेंट ने उस 5000 में से जो मैंने स्टूडेंट लिया है क्या उसने बुक को बोरो किया है, लोन लिया है या नहीं लिया, क्या उसने बुक को वापस कर दिया या नहीं किया। और मैंने सिर्फ आउटपुट में एक सुटेबल मैसेज को डिस्प्ले करवा देना है कि उसने बुक ली है या नहीं ली। राइट एफिशिएंट सूडो कोड, और ये उन्होंने जगह दी हुई है कि आपने इस ओके टू बोरो सूडो कोड को बनाना है। मुश्किल नहीं लग रहा, इजीली हम बना सकते हैं। कैसे कि मैंने एक प्रोसीजर बनाया है ओके टू बोरो नाम का। उन्होंने उसमें कहा था कि हमने क्या लेना है, स्टूडेंट की आईडी को लेना है। तो मैंने पैरामीटर में क्या ले लिया, दिस स्टूडेंट आईडी। अब मैंने एक कांस्टेंट मैक्स ली है क्योंकि वो एक बच्चा सिर्फ 5 बुक्स ही ले सकता है। तो मैंने इसे कांस्टेंट क्यों बनाया, क्योंकि 5 से ज्यादा इस वेरिएबल को मैंने चेंज नहीं करना। मैंने सिंपल चेक किया है कि अगर तो मेरा इंडेक्स, क्योंकि मैंने लूप लगाना है ना उस बच्चे के लिहाज से, 5000 से कम है और 4999 से ज्यादा है और मेरा काउंट जो है वो इस मैक्स से भी कम है, तो चेक करो जो मेरे पास लोन एरे थी उसका जो भी इंडेक्स है डॉट स्टूडेंट आईडी अगर बराबर हो जाता है उसने लोन ली हुई है ट्रू के, देन हम क्या करेंगे, काउंट में +1 कर दो, एल्स में हम क्या करेंगे, इंडेक्स में +1 कर दो। इतना मुश्किल कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ समझने की बात है कि मैंने इस प्रोग्राम में सिर्फ एक तो चेक करना है कि वो जो 5000 मेरे पास पूरी
लोन नाम की एरे थी 5000 एलिमेंट्स में से, क्या ये बच्चा उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ये देखो इंडेक्स में डॉट स्टूडेंट आईडी, वो बच्चा एग्जिस्ट करके बराबर हो जाता है अगर उस एरे में से उसका जो लोन नाम का है, क्योंकि हर किसी में क्या आ रहा है, ऑन लोन आ रहा है, उसके बराबर हो जाता है ट्रू। तो हम क्या करेंगे, काउंट प्लस 1, यानी से मुझे पता चल जाएगा उसने एक बुक को जो है वो लोन लिया हुआ है, और अगर नहीं है तो सिंपल अपने एरे को काउंट करवा लो। और सिंपल मैंने चेक किया है, अगर उसकी काउंट जो है, जब मैं काउंट करवाती रहूंगी और मेरे पास मैक्सिमम क्या आती 5, अगर लेस देन है तो स्टूडेंट ने मे बोरो अनदर बुक, इसका क्या मतलब है कि वो एक और बुक को बोरो कर सकता है। और अगर उसका मैक्स जो है वो ज्यादा हो जाता है काउंट से, यानी उसने ऑलरेडी 5 किताबें लोन ले रखी हैं, तो क्या होगा कि वो और बुक्स को बोरो नहीं कर सकता। इसमें सॉरी कि हमने इस प्रोग्राम में क्या करना था, हमने इस प्रोग्राम में बताना था कि एक बच्चे ने पहले कितनी किताबें बोरो की हुई है, क्या उसके पास गुंजाइश है और किताबें बोरो करने की। तो इसलिए हमने मैक्स नाम का बताया है 5, कि लेट्स से अगर उसने 3 बोरो की हुई है तो वो अभी और बोरो कर सकता है, लेकिन अगर उसने 5 बोरो कर दिए तो वो उसके पास और बुक्स को बोरो नहीं कर सकता। अब हमारे पास है रिटर्न बुक नाम का हमने मॉड्यूल बनाना है, कॉल विद 2 पैरामीटर्स, जिसमें 2 पैरामीटर्स आएंगे, एक स्टूडेंट आईडी के और एक बुक आईडी का जाएगा। सर्चेस द एरे फॉर द रेलिवेंट लोन रिकॉर्ड व्हेन फाउंड, कि हमने बताना है वो उस लोन एरे में से सर्च करेगा और उसका रिकॉर्ड मैच करेगा स्टूडेंट आईडी और बुक आईडी का। अगर तो उसे फाउंड हो जाता है, अगर उसका इन ऑन लोन क्या है, ट्रू है, तो हम उसे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे और उसका रिटर्न ट्रू। यानी इफ लोन रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड और द बुक हैज ऑलरेडी बीन रिटर्न देन फॉल्स। मैंने सिर्फ चेक करना है कि वो जो बच्चे ने बुक खरीदी थी, क्या उसने वो बुक वापस कर दी है या नहीं की। इसका हमने एक सिंपल सा प्रोसीजर जो है वो बनाना है। सेकेंड लास्ट सवाल है ये हमारा, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं कि हमने सिर्फ वाइल लिखा, वही अपने कंडीशंस को चेक किया, उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर इस एरे का जो भी सिंटेक्स है, इसका स्टूडेंट आईडी मेरे पास बराबर हो जाता है, जो मैंने अपने ऊपर पैरामीटर में ये वाली ली थी दिस स्टूडेंट आईडी, यहाँ से मेरे पास ये फंक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है। इन्होंने क्या कहा था, हमने 2 वेरिएबल्स लेने थे, एक स्ट्रिंग में स्टूडेंट आईडी और बुक आईडी, तो यहाँ पे मैंने ये 2 वेरिएबल्स जो है ले लिए हैं। हम जस्ट इन्हें कंपेयर कर रहे हैं कि अगर मेरे पास लोन में जो स्टूडेंट आईडी है वो बराबर हो जाती है यहाँ से इस वाले बच्चे के, और जो बुक आईडी है वो बराबर हो जाती है इस वाले बच्चे से, हम क्या करें, फाउंड में ट्रू करवा रहे हैं। और सिंपल मैं उसके लोन की कंडीशन चेक कर रही हूँ, अगर तो वो फॉल्स है तो उसका क्या मतलब है, उसने बुक को वापस कर दिया था, और अगर नहीं है तो मैं उसमें फॉल्स को रखवा रही हूँ कि अब उसने ये बुक वापस कर दी है। दैट्स इट। आगे लास्ट है, इट इज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस, अब वो कह रहे हैं कि जिसने बहुत अरसे से किताबें ली हुई हैं उसके लिए हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें वो फाइन पे करेगा। उसकी नई रिक्वायरमेंट्स क्या है, ईच लोन हैज अ मैक्सिमम लेंथ रिप्रेजेंटिंग एज अ नंबर ऑफ डेज, यानी हर लोन की हमने मैक्सिमम लेंथ बतानी है कि उसने कितने दिन, जो नंबर ऑफ डेज में बताएंगे उसकी मैक्सिमम लेंथ, कि उसने कितने दिन तक वापस नहीं की। Each book in the library will be assigned one of the 3 categories. Each category has a different maximum loan meant. अब जितनी भी लाइब्रेरी में किताबें हैं वो इन 3 कैटेगरीज के अंदर आएंगी, और हर कैटेगरी की डिफरेंट लेंथ है उसके लोन की। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड प्रोग्राम डिजाइन चेंजेस आर नीडेड टू मीट दीज 2 रिक्वायरमेंट। अब हमने सिर्फ इन 2 रिक्वायरमेंट्स को बताने के लिए हम अपने क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए इसमें कैसे चेंजिंग हो सकती है कि मैंने इस रिकॉर्ड में अब एक वैल्यूज को ऐड करवाना है कि हम जिस बुक को परचेज करेंगे, जो भी स्टूडेंट उस बुक को परचेज करेगा वो कितने दिन तक उस बुक को परचेज कर सकते हैं, यानी कि मैं उसका मैक्सिमम लोन डेज क्या है और ड्यू डेट क्या है कि उसने कब तक परचेज करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन्होंने चेंज टू एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड कि हम पहले वाले रिकॉर्ड में क्या करेंगे, स्टोर डेट ड्यू बैक अ न्यू डाटा आइटम, कि मैं इसी रिकॉर्ड के अंदर एक नई वैल्यू को ऐड कर दूंगी
कहाँ के हमारे पास एक नई वैल्यू को ऐड कर दूंगी ड्यू डेट नाम की, कि उसने उस लोन को कब रिटर्न करना है। स्टोर डेट ऑफ लोन एंड देन लोन लेंथ कैटेगरी एज अ न्यू डाटा आइटम्स एज लोन रिकॉर्ड, और उसकी मैक्सिमम लोन डेज यानी उसकी लेंथ को भी मैं स्टोर करवा दूंगी। न्यू रिकॉर्ड भी हम बना सकते हैं, न्यू रिकॉर्ड विद कैटेगरी, या मैं एक नया रिकॉर्ड बना दूं जिसमें क्या कैटेगरी हो, एक लोन लेंथ फील्ड के नाम की हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी और या बुक आईडी आ जाएगी। चेंज यूज द लोन लेंथ कैटेगरी, वही है कि आप लोन लेंथ कैटेगरी को यूज कर सकते हो, या हमारे पास बुक का आप नया एक रिकॉर्ड यूज कर सकते हो, या आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में ये दो फील्ड्स को ऐड कर सकते हो। इस आंसर को आपने अपने लफ्जों में इस तरह यहाँ पे इंग्लिश में लिख देना है। इसी तरह हमारा 2025 का वेरिएंट 21 का आज पेपर खत्म होता है। बाय।